हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं विकास राठौर स्वागत करता हूं टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड प्रेजेंट फ्रॉम कोटा टू इंडिया टीचिंग लाइफ, जहां पे आप लोगों को ओलंपियाड्स के साथ साथ स्कूल एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन भी करवाई जा रही है और मेरे साथ साथ बहुत ही औसम टीम इसमें आप लोगों की हेल्प कर रही है। जैसा कि आप लोगों के साथ में अपनी प्रिपरेशन शानदार और जबरदस्त तरीके से कर रहे हैं। जैसा कि हम लोगों ने अभी तक लेक्चर 1 के अंदर आर एनवायरमेंट में हमने सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट को देखा है और एनवायरनमेंट के बारे में समझा, और इसके अलावा हम लोगों ने एटमॉस्फेयर के बारे में समझा। तो आज जो हम देखने वाले हैं एटमॉस्फेयर की जो डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स हैं उनके बारे में समझेंगे, और जो ओजोन लेयर है वो ओजोन लेयर हमें किस तरीके से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है और उसमें जो डिप्लीशन हो रहा है उसके बारे में समझेंगे। इसी के साथ साथ जो हमारी एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चंस दिए हुए हैं उन्हीं को भी हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि एक बार आप क्या करिए, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को लाइक करने के बाद में शेयर कर दीजिए। उसके बाद में हम लोग जो हैं फिर आगे बढ़ेंगे, और शेयर करने के बाद में आप लोगों को क्या करना होगा, फटाफट से बेल आइकन को प्रेस कर देना होगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की टाइमली नोटिफिकेशन इजीली अवेलेबल हो जाए। और किसी भी तरह की अगर कोई बात है, किसी भी तरह का कोई कमेंट है तो आप मुझे कर सकते हो ताकि अपन उसको यहाँ पे डिस्कस कर सकें। जैसा कि आप लोगों को पता होगा स्टूडेंट्स की हम लोगों ने अभी तक फर्स्ट पार्ट के अंदर जिन चीजों के बारे में डिस्कस किया था वो क्या क्या था। वो था कि बायोटिक कंपोनेंट्स क्या हैं, एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या हैं, और एनवायरनमेंट के बारे में हम लोगों ने समझा था। ट्रॉफिक लेवल के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो एक बार हम लोग यहाँ पे भी जो स्टूडेंट्स हमारे साथ में आज नए जुड़े हैं उनके लिए भी हम लोग इसको एक बार फटाफट से रिवीजन कर देंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं आप लोगों को बताता हुआ आया हूँ स्टार्टिंग से कि आप लोगों को क्या करना है, गूगल प्ले पे जाना है, प्ले स्टोर से आप लोगों को क्या करना होगा, टेलीग्राम को डाउनलोड कर लेना होगा। अब टेलीग्राम को डाउनलोड करने के बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि आप लोगों को सभी क्लासेस के लिए अलग अलग पाथ मिलेंगे, लेकिन हमें तो हमारी क्लास के अकॉर्डिंग देखना होगा। कहने का मतलब हमें किसके साथ देखना है, हमारी 10th क्लास के लिए देखना है। और 10th क्लास का जो पाथ बना हुआ है वो है t.me/ttb010। और जैसे ही आप इस पाथ को फॉलो करते हैं स्टूडेंट्स, होगा क्या, इस पाथ को फॉलो करने से आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे और हमारी टेक्निकल टीम ने जो आप लोगों के लिए डीपीपीस वगैरह स्टडी मटेरियल की मैं बात कर सकता हूँ सब, इसके अलावा हम बात करें नोट्स वगैरह की तो आप इजीली यहाँ से एक्सेस कर सकते हो विदाउट एनी कॉस्ट। बिल्कुल फ्री, बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से आप कर सकते हो। ठीक है। और भी ज्यादा शानदार और फाड़ू तैयारी करने के लिए आप लोगों को क्या करना है वो ये कि आप लोगों को टॉकिंग टेक्स्ट बुक की वेबसाइट को विजिट करना होगा, जो कि है www.talkingtextbooks.in। अब यहाँ पे आने के बाद में आपको अपनी 10th क्लास के अकॉर्डिंग देखना होगा। जैसा कि मैंने यहाँ पे स्टार मार्क कर दिया है, आपको आपकी 10th क्लास के अकॉर्डिंग देखना है। किसके अकॉर्डिंग देखना है आपको, आपकी 10th क्लास के अकॉर्डिंग देखना होगा, जिसमें आप लोगों को मिलेगा कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस, होमवर्क, क्विजेस, पेरियोडिक टेस्ट पेपर्स और सबसे इंपॉर्टेंट बाय वीकली क्विजेस सब आपको मिलने वाला है। जैसे ही आप बाय नाउ पे क्लिक करते हैं आप कहाँ पे आ जाएंगे, आप डायरेक्टली प्राइस डिटेल वाले पेज पे आ जाएंगे और यहाँ मिलने वाला है आप लोगों को 30% डिस्काउंट। अब इस डिस्काउंट का लाभ उठाने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, सिंपल सा काम हुई है कि आप लोगों को मेरा कोड यूज करना है जो कि है VR लाइव। क्या है, VR लाइव। अब जैसे आप इस कोड को अप्लाई करते हैं होगा क्या, आपको 30% डिस्काउंट मिल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ये जो अमाउंट नजर आ रहा है, ये जो अमाउंट आपको नजर आ रहा है, इस अमाउंट में आप लोगों को 30% डिस्काउंट मिल जाएगा। कहने का मतलब 2700 डिस्काउंट होने के बाद में जो पेबल अमाउंट बचा है वो कितना रहेगा, वो रहेगा ओनली 6300। जैसे ही आप बाय पैकेज पे क्लिक करते हैं होगा क्या, आप पेमेंट मोड पे आ जाएंगे और 6300 का अमाउंट जो है आप इजीली पे कर सकते हैं। चाहे डेबिट कार्ड हो, चाहे क्रेडिट कार्ड हो, चाहे नेट बैंकिंग हो, आप अपनी सुविधा अनुसार पेमेंट कर सकते हो। फिर भी अगर किसी तरह की कोई क्वेरी है, किसी तरह का कोई क्वेश्चन है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हो, समझा सकते हो, बता सकते हो और आपकी जो भी समस्या है उसका समाधान प्राप्त कर सकते हो। उसके लिए आप लोगों को कॉल करना होगा 9549041111 पे। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फटाफट से देखो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हो गया।
और स्टूडेंट्स सबसे बढ़िया बात ये है टॉकिंग टेक बुक्स ने आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी शुरुआत की है, वो है मैथ एंड साइंस टेस्ट सीरीज। इसके जरिए आप स्वयं का मूल्यांकन कर सकते हो। अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो तो आपको यहाँ पे, वैसे तो आप लोगों को पता है कि हम लोग बहुत ही उम्दा और बहुत ही शानदार लेवल पे तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चंस देख रहे हैं, प्रैक्टिस सेशन में भी हम लोग बहुत प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे बिल्कुल नए और डिफरेंट क्वेश्चंस को देखेंगे और अपनी प्रिपरेशन बहुत ही शानदार तरीके से कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी, और बायोलॉजी के अंदर हम लोग आज आर एनवायरमेंट का जो सेकंड पार्ट है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। आप फटाफट से आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को क्या करना होगा, कार्डिनल प्रॉमिस। आई प्रॉमिस, आई प्रॉमिस, आई प्रॉमिस, आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student। स्मार्ट तो हम ऑलरेडी हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोगों को क्या करना है, कार्डिनल प्रॉमिस तो बनता है बॉस। फटाफट से करिए, आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट। हो गया, बहुत ही बढ़िया बात है। तो आज जो हम देखने वाले हैं वो है हमारा आर एनवायरमेंट, और एनवायरमेंट में आज जो हम देखेंगे एटमॉस्फेयर के बारे में। ठीक है, सबसे पहले जो स्टूडेंट्स हमारे साथ में आज नए जुड़े हैं उनके बारे में मैं एक बात बता दूं, वो ये कि आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि एनवायरमेंट का छोटा सा डिस्कशन मैंने आप लोगों को बता रखा है कि जो एक तरीके से मैं कह सकता हूं कि जो लिविंग थिंग्स है, जो नॉन लिविंग थिंग्स है, उनसे मिलकर के जो चीज बनी हो, जिनसे हम अफेक्टेड हैं, दैट इज नोन एज एनवायरमेंट। नेक्स्ट हम बात करें कंपोनेंट्स के बारे में, बायोटिक कंपोनेंट्स एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। नेक्स्ट इसके अलावा बायोटिक कंपोनेंट्स की अगर हम बात करेंगे तो क्या होंगे, प्लांट्स हैं, ट्री हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल्स वगैरह, इनकी हम बात कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स के बारे में, तो आप लोगों को पता है कि इनकी फूड हैबिट के अकॉर्डिंग हम लोगों ने इनको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के अंदर कैटेगराइज किया हुआ है। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट आगे बढ़े। इसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर्स क्या है, सेकेंडरी कंज्यूमर्स क्या है, थर्डरी कंज्यूमर्स क्या है, इनको हमने इनकी फूड हैबिट के आधार पर डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के अंदर कैटेगराइज किया है। इसके बारे में मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं। जो सन से लाइट आ रही है, उस लाइट को ट्रैप करने का काम किसका है, प्लांट्स का है। और प्लांट्स क्या कर रहे हैं, फूड सिंथेसाइज कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कोई उनको टिफिन देने के लिए जा रहा है। जो फूड उन्होंने सिंथेसाइज किया है, जो फ्रूट्स वगैरह हैं और उनकी लीफ वगैरह पे जो डिपेंड हैं, उन्हें हमने किस में रखा है, उन्हें हमने प्राइमरी कंज्यूमर्स के अंदर रखा है। उसके बाद में फिर उसके बाद हम सेकेंडरी कंज्यूमर्स की बात कर सकते हैं और टॉप लेवल कंज्यूमर्स की भी हम बात कर सकते हैं। और इसी के आधार पर हम लोगों ने इनको ट्रॉफिक लेवल में भी डिवाइड किया हुआ है, जैसा कि मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं। नेक्स्ट एबायोटिक के बारे में हम बात करें, एबायोटिक के बारे में, सॉरी बायोटिक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब हम बात करते हैं एबायोटिक के बारे में, जिनमें किसी भी तरह की ग्रोथ नजर नहीं आ रही, जिसमें हमें किसी भी तरह का कोई मूवमेंट नजर नहीं आ रहा, किसमें हमें डेवलपमेंट नजर नहीं आ रहा है, उन्हें हमने किसमें काउंट किया है, एबायोटिक के अंदर काउंट किया है। फूड चेन की अगर हम बात करें, फूड चेन के बाद में हम बात करें, छोटा सा सरसरी निगाहों से देखें एनवायरमेंट के बारे में, तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। उसके बाद में हम लोगों ने हैबिटेट और अडेप्टेशन के बारे में भी समझा था कि छोटे छोटे अगर डिफरेंट डिफरेंट जो है क्लाइमेटिक कंडीशंस हो सकती हैं, एक हैबिटेट दूसरे हैबिटेट से कहीं ना कहीं डिफरेंट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और हम लोगों ने इनको दो मेजर कैटेगरी के अंदर कैटेगराइज किया है। फर्स्ट इज नोन एज टेरेस्ट्रियल एंड सेकंड इज नोन एज एक्वेटिक हैबिटेट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसके बाद में मैं बात करूं एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या होता है, एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट से बिल्कुल डिफरेंट होता है, बिल्कुल डिफरेंट। एटमॉस्फेयर की हम बात करें बिल्कुल डिफरेंट, वो कैसे, वो ऐसे बरखुरदार कि यहाँ पे ओनली हम गैसेस, मल्टी लेयर्ड गैसेस के बारे में स्टडी करते हैं। क्लियर, फटाफट से देखो, फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों से पिछली क्लास में कहा था कि हम लोग जो हैं डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जो हमें नजर आ रही है विच इज नोन एज ट्रोपोस्फियर। देखिए, द ट्रोपोस्फियर स्टार्ट द अर्थ सरफेस एंड एक्सटेंड 8 to 15 या 14.5 किलोमीटर लगभग हम इतनी बात कर सकते हैं। ऑलमोस्ट ऑल द वेदर
इन दिस रीजन। जितने भी वेदर वगैरह मौसम वगैरह जो बन रहे हैं वो इसी के अंदर बन रहे हैं। द साइकिल विच अकर्स इन द ट्रोपोस्फियर्स बिगिन एज अ सन इवोपरेट large amount of water from the earth's surface and moisture is transported other region by the winds as air rises, expand and cools, water vapor condense and clouds develop। ये आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता होगा ट्रोपोस्फेयर के बारे में। फटाफट से इसको लिख लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हो गया। लिख लीजिए बेटा फटाफट से ट्रोपोस्फियर के बारे में। चले आगे नेक्स्ट, इसके बारे में हम बात करते हैं। नेक्स्ट है जो हमारे पास वो है स्ट्रेटोस्फीयर। द स्ट्रेटोस्फीयर स्टार्ट जस्ट अबव, जस्ट उसके ऊपर वाली जो लेयर होती है उसे हम कहते हैं स्ट्रेटोस्फीयर। द स्ट्रेटोस्फीयर स्टार्ट जस्ट अबव द ट्रोपोस्फीयर एंड एक्सटेंड टू 50 किलोमीटर्स, जो लगभग लगभग हमने आप लोगों को पिछली क्लास में बताया था। हमने इनकी जो बात करी थी कि कैसे इंपॉर्टेंट है ये लेयर्स हमारे लिए, ठीक है ना। द ओजोन लेयर, सबसे इंपॉर्टेंट बात जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रही होगी, द ओजोन लेयर विच एब्जॉर्ब द एंड स्कैटर्स द सोलर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन इन दिस लेयर। बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत ही सोचने समझने वाली बात है कि यहाँ पे जो ओजोन लेयर है वो हमें क्या प्रोवाइड कर रही है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। हमें क्या कर रही है, हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। क्लियर, बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट हम बात करें, द इनफेमस ओजोन लेयर इज फाउंड विद इन द स्ट्रेटोस्फीयर। ओजोन मॉलिक्यूल्स इन दिस लेयर एब्जॉर्ब हाई एनर्जी ultraviolet light from the sun and converting the UV energy into heat। अब इसके अलावा क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन तो हो ही रहा है, और उसकी वजह से जो हमारे स्किन वगैरह की जो प्रॉब्लम वगैरह होती हैं, या मैं एक तरीके से बात कर सकता हूँ कि जो आई प्रॉब्लम वगैरह हो जाती हैं, उनसे भी हमें क्या मिल रहा है, एक तरीके से प्रोटेक्शन मिल रहा है। The stratosphere is a layer of Earth atmosphere. It is the second layer of the atmosphere as you go upward। जैसा कि हम अगर ऊपर की तरफ जाते हैं, the troposphere lowest layer right below the stratosphere। जो सबसे पहले लेयर नजर आएगी वो होगी हमारी ट्रोपोस्फीयर, और जो सेकंड नंबर की लेयर होगी वो होगी हमारी स्ट्रेटोस्फीयर। फटाफट से एज इट इज को कॉपी कर लीजिए, फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, लिख लीजिए फटाफट से। हो गया, लिख लो बेटा फटाफट से। पूरा हमारा जो चैप्टर है वो कैसा है, थ्योरेटिकल, ठीक है।
इसके बाद वाली जो लेयर आएगी हमारी वो है द नेक्स्ट हायर लेयर अबव द स्ट्रेटोस्फीयर इज नोन एज मेसोस्फीयर। ओके, हो गया। चले आगे, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट हम बात करें इसके बाद में मेसोस्फीयर के बारे में। द मेसोस्फीयर स्टार्ट जस्ट अबव द स्ट्रेटोस्फीयर एंड एक्सटेंड टू 85 किलोमीटर, कहने का मतलब 53 माइल्स ऑफ हाइट। The mesosphere is a layer of Earth's atmosphere. The mesosphere directly above the स्ट्रेटोस्फीयर एंड बिलो द थर्मोस्फीयर। तो इसकी ऊपर वाली लेयर की अगर हम बात करें तो वो क्या है, थर्मोस्फीयर है। ठीक है, अब यहाँ पे जो मिक्सचर्स ऑफ गैसेस की अगर हम बात करें तो ये नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 20.95%, इसके अलावा ऑर्गन की हम बात कर सकते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड की हम बात कर सकते हैं। एज इट इज इसको कॉपी कर लीजिए, फिर उसके बाद में हम नेक्स्ट लेयर के बारे में पढ़ेंगे जो कि है हमारी थर्मोस्फीयर। ठीक है, फटाफट इसको कॉपी कर लीजिए स्टूडेंट्स, फटाफट फटाफट फटाफट। और आज जो है हम हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट कर देंगे यहाँ पे, और एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस वगैरह को भी यहाँ पे हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, हो गया, एक मिनट। चलिए लिख लीजिए फटाफट से। मेसोस्फीयर, ओके। चले आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम नेक्स्ट लेयर की हम बात करें। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है अभी तक कि हम लोग किस किस चीज को या किस किस लेयर के बारे में पढ़ चुके हैं। ये तो हमारी अर्थ है, ओके, ये तो हमारी अर्थ हो जाएगी, है ना, ये तो हमारी अर्थ है। अब इस अर्थ के ऊपर वाली जो लेयर हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है। तो फर्स्ट लेयर के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया, दैट इज ट्रोपोस्फीयर, जहां पे क्लाउड्स वगैरह बन रहे हैं, या फिर हम बात करें जो एयरप्लेन वगैरह हैं वो वहां पे ही नजर आएंगे। इसके ऊपर वाली लेयर की अगर हम बात करें जहां पे स्ट्रेटोस्फीयर होगा, यहां पे ओजोन लेयर भी प्रेजेंट होती है, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया है। और ये जो ओजोन लेयर है हमें क्या कर रही है, हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। क्या प्रोवाइड कर रही है, हमें एक तरीके से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। इसके ऊपर वाली लेयर की अगर हम बात करें मेसोस्फीयर, जैसा अभी हम लोगों ने देखा है, जहां अब देखिए ये जो अल्ट्रावायलेट रेज वगैरह है ये क्या कर रहे हैं, ये ओजोन लेयर में आकर के एब्जॉर्ब हो जाएंगे। इसके बाद में हम बात करें मेसोस्फीयर के बारे में, जो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट गैसेस प्रेजेंट हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे स्टूडेंट्स थर्मोस्फीयर, एंड लास्ट इज एक्सोस्फीयर। एज इट इज एक बार आप इस फ्लो चार्ट को बना लीजिए ताकि आप लोगों को एक ही सरसरी निगाहों में याद रहे। फटाफट इसको बना लीजिए, फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बना लीजिए द अर्थ एटमॉस्फेयर, और कहां पे प्लैनेट्स वगैरह प्रेजेंट होंगे इनके बारे में भी हम आगे देखने वाले हैं। ठीक है, फटाफट से बना लीजिए इसको। हो गया, बना लो फटाफट।
हो गया ना? चलिए नेक्स्ट फटाफट से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करें थर्मोस्फेयर के बारे में। द थर्मोस्फेयर स्टार्ट जस्ट अबव द मेसोस्फेयर, जैसा कि हम लोगों ने अभी इससे पहले मेसोस्फेयर के बारे में डिस्कस किया, एंड एक्सटेंड 600 किलोमीटर, कहने का मतलब 372 माइल्स। और यहाँ पे सैटेलाइट्स अकर इन दिस लेयर, यहाँ पे ही हमें सैटेलाइट्स देखने को मिलेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, हमने जस्ट अभी इसके पहले इसके इमेज को देखा है, जैसा कि ये थर्मोस्फेयर, ओके, ये है हमारी थर्मोस्फेयर। इस थर्मोस्फेयर में हम लोगों को क्या देखने को मिल रहे हैं? सैटेलाइट वगैरह देखने को मिल रहे हैं, ठीक है ना? तो हम लोगों ने जैसा पढ़ा है, जैसा समझा है, वही चीज हमें नजर आ रही है। एज इट इज इसको कॉपी कर लीजिए, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे, ठीक है? और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, एब्जॉर्बिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी कैन सिग्निफिकेंटली इंक्रीज द एयर टेम्परेचर, मेकिंग थर्मोस्फेयर द हॉटेस्ट लेयर इन द एटमोस्फेयर। बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत, ठीक है? एज इट इज इसको कॉपी कर लीजिए, इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लेयर के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है? और यहाँ का जो टेम्परेचर इंडिविजुअली मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करें तो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड। हो गया? ये थर्मोस्फेयर के बारे में जितना भी है, जो भी है, वो सारा का सारा आप लोगों के सामने क्लियर हो जाएगा, ठीक है? चले आगे नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट हम बात करें इसके बाद में, जो है हमारे पास एक्सोस्फेयर। ये हमारी लास्ट स्फेयर लेयर की हम बात कर सकते हैं। वैसे लास्ट तो कुछ नहीं है, लेकिन जो हमने माना हुआ है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और ये कहां तक जाएगी? ये जाएगी 10,000 किलोमीटर, कहने का मतलब 6,200 miles. The exosphere is the highest and top layer of Earth's atmosphere. It start at the 500 kilometer high and mass edge of space. There are very few molecules in this layer. This means that it has a lightest atmospheric gases such as hydrogen, helium, कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा हम बात करें एटॉमिक ऑक्सीजन नियर द बेस ऑफ द exosphere. Although the exosphere is the most distant layer, Earth's atmosphere in the layer that is the planet first line of defense against the sun rays. It is also first layer to come into contact एंड प्रोटेक्ट द अर्थ। कहने का मतलब अब जो सबसे पहले ऊपर वाली जो लेयर है, उसी के कॉन्टेक्ट में सबसे पहले वाली लेयर आएगी। सिंपल सी बात है ना? मीटर्स एंड एस्ट्रॉइड्स वगैरह की अपन बात करें या रेस वगैरह की हम बात कर सकते हैं। इट्स फंक्शन टू एक्ट एज अ ट्रांजिशनल मीडियम। कहने का मतलब ये किसकी तरह वर्क कर रही है? एज ए ट्रांजिशनल मीडियम की तरह वर्क कर रही है। ओजोन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटी। एज इट इज को कॉपी कर लीजिए स्टूडेंट्स फटाफट से। हो गया? अभी तो नहीं हुआ होगा। चलें आगे। हो गया ना? चलें आगे नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट इसके अलावा हम बात करें ओजोन लेयर डिप्रेशन के बारे में। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट की बात ये है कि हमारी जो ओजोन लेयर है उसको सबसे ज्यादा जो नुकसान हो रहा है वो हो रहा है CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से। उसका जो छेद है वो बढ़ता चला जा रहा है। अब अगर मान लीजिए ये बढ़ता चला जाएगा, जिस तरीके से क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है मैक्सिमम यूज हो रही है हमारे द्वारा, वो ओजोन लेयर को जो एक तरीके से जो इसका नुकसान भुगतना पड़ रहा है, वो कहीं ना कहीं हमें भी इन फ्यूचर
देखने को मिलेगा, क्योंकि एक तरीके से हम कह सकते हैं जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगी। जब एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगी, इसके अलावा जो सन से जो हीट आ रही है उसके एब्जॉर्प्शन का काम नहीं हो पाएगा। जब एब्जॉर्प्शन का काम नहीं होगा तो क्या होगा, जो अर्थ का टेम्परेचर है धीरे धीरे क्या होगा, इंक्रीज होगा। और जब धीरे धीरे वो इंक्रीज होगा तो यहाँ के टेम्परेचर से जो ऑर्गेनिजम्स हैं कहीं ना कहीं उनको किसी ना किसी तरह का इफेक्ट होगा ही होगा। और सबसे खास बात, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, जो ग्लेशियर्स वगैरह हैं उनमें टेम्परेचर बढ़ने की वजह से उनका जो पानी है वो कैसा हो, जो बर्फ है वो क्या हो रही है, पिघल रही है, और उसकी वजह से भी एक संकट हमारे आसपास मंडरा रहा है। तो ओजोन लेयर डिप्लीशन की वजह से हमें कितने नुकसान है, अगर आज नहीं समझेंगे तो इन फ्यूचर बहुत बड़ा नुकसान हमें भुगतना पड़ सकता है। वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, फटाफट से आगे बढ़ते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक बार आप इसको लिख लीजिए। ओजोन डिप्लीशन इज अ मेजर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम बिकॉज इट इंक्रीज द अमाउंट ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन दैट रीचेस अर्थ सरफेस which increase the rate of skin cancer, eye कॉन्ट्रैक्ट्स एंड जेनेटिक एंड इम्यून सिस्टम डैमेज, जैसा कि हम लोगों ने अभी जस्ट डिस्कस किया है। ओजोन लेयर डिप्लीशन इज सिंपली इज wearing out of the amount of ozone in the stratosphere. Depletion by begin shown when chlorofluorocarbon gets into the stratosphere. Ultraviolet radiations from the sun breaks up chlorofluorocarbons। फटाफट एज इट इज कॉपी कर लीजिए आप, ठीक है। अगर यहां पे आपको नजर नहीं आ रहा है तो मैं इसको लिख देता हूं। begins when हो गया। चलें आगे। तो यहां पे लगभग लगभग हमारा जो चैप्टर है वो लास्ट है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस की अपन बात करते हैं। फर्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर ट्रॉफिक लेवल, जैसा कि हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया हुआ है यार। गिव एन एग्जांपल ऑफ फूड चेन एंड स्टेट द डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल इन इट। आंसर की अगर हम बात करते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से आप लोग जानते हो, द वेरियस स्टेप इन अ फूड चेन एट विच द ट्रांसफर ऑफ द फूड, जो फूड एक स्टेप से दूसरी स्टेप में जा रहा है, ठीक है ना, उस प्रोसेस को हमने क्या किया, ट्रॉफिक लेवल के अंदर डिवाइड कर दिया है। कहने का मतलब अगर बात करें, ग्रास अपना फूड खुद बना रहे हैं, इंसेक्ट्स इनके ऊपर डिपेंड है, फ्रॉग इंसेक्ट्स के ऊपर डिपेंड है, और बर्ड्स वगैरह की अपन बात करते हैं, जैसा कि यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा होगा। नेक्स्ट, ग्रास रिप्रेजेंट फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। ग्रास ओवर की अगर अपन बात करें, जैसा कि जो सेकेंड लेवल की अपन बात कर सकते हैं, फ्रॉग की हम बात करें तो ये थर्ड है, और फोर्थ ट्रॉपिक लेवल में ईगल वगैरह की अपन बात कर सकते हैं, बर्ड्स वगैरह की अपन बात कर सकते हैं, जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा होगा। एज इट इज इसको कॉपी कर लीजिए स्टूडेंट्स, ये हमारी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। हो गया। हो गया होगा, चलें आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द रोल ऑफ डिकम्पोजर्स इन द इकोसिस्टम। क्या हम लोगों ने डिकम्पोजर्स के बारे में नहीं पढ़ा है? बहुत अच्छे से हमने इनके बारे में पढ़ा है। डिकम्पोजर्स हेल्प इन द डिकम्पोजिंग ऑफ द डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, hence act as a cleaning against of the environment। कहने का मतलब एजेंट ऑफ
द एनवायरनमेंट, मतलब हमारे एनवायरनमेंट को साफ करने में, हमारे एनवायरनमेंट को साफ सुथरा रखने में, उसको स्वच्छ बनाने में हमारी हेल्प कर रहे हैं, एनवायरनमेंट की हेल्प कर रहे हैं। डिकम्पोजर्स के अंदर हम लोगों ने स्कैवेंजर्स वगैरह के बारे में भी स्टडी की थी, वहां पे हम लोगों ने सब कुछ देखा था। एज इट इज फटाफट से आप कॉपी कर लीजिए, सब कुछ हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, फटाफट फटाफट फटाफट। डिकम्पोजर्स क्या करेंगे, सोइल की फर्टिलिटी को वापस से इंक्रीज कर देते हैं। अब सोइल की जो फर्टिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी तो होगा क्या, अरे भाई एक बार बताओ, जो वहां पे प्लांट्स वगैरह हैं उनकी ग्रोथ होगी, तो एक तरीके से क्या हो रहा है, वो पूरा का पूरा रिसाइकल हो रहा है ना। they help in the recycling of the nutrients that decompose dead remains, thereby providing space for new life to settle in the biosphere. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास में, व्हाई आर सम सब्सटेंस बायोडिग्रेडेबल एंड सम नॉन बायोडिग्रेडेबल। कुछ सब्सटेंस जो होते हैं वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं, कुछ नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, ऐसा क्यों। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया एंड अदर डिकम्पोजर ऑर्गेनिज्म, जिन्हें हम क्या कहेंगे, सेप्रोफाइट्स कहेंगे, प्रेजेंट इन आवर एनवायरमेंट आर स्पेसिफिक इन देयर एक्शन, दे ब्रेक डाउन द मटीरियल और प्रोडक्ट्स मेड फ्रॉम नेचुरल मटेरियल। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, पेपर वगैरह की अपन बात कर सकते हैं, बट डू नॉट ब्रेक डाउन द मैन मेड मटेरियल। अब मैन मेड मटेरियल जो होते हैं वो कैसे होते हैं, वो आर्टिफिशियल, कहने का मतलब उन्हें हम क्या कर नहीं कर सकते, उन्हें हम वापस से रिसाइकल नहीं कर, पॉलीथीन वगैरह की हम बात करें रिसाइकल नहीं कर सकते, पेपर वगैरह की अपन बात करें वापस से वो यूज हो जाता है, प्लांट्स की लीफ वगैरह की हम बात करें वो वापस से जो है कैसा हो जाता है, रिसाइकल हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल की हम बात करें प्लास्टिक वगैरह है, एज इट इज आप इसको कॉपी कर लीजिए, उसके बाद में हम आगे देखेंगे, ठीक है। हो गया, चले आगे। चलिए नेक्स्ट हम बात करें, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, गिव एनी टू वे विच बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस वुड अफेक्ट द एनवायरमेंट। आंसर है हमारे पास में, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस आर डिकम्पोज्ड बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड डिकम्पोज्ड मटेरियल आर रिसाइकल्ड थ्रू जियोकेमिकल साइकिल। दिस सब्सटेंस कीप द एनवायरमेंट क्लीन। बिल्कुल सही बात है, अदरवाइज क्या होगा, अगर डिकम्पोजिशन नहीं होगा तो होगा क्या, धीरे धीरे वो स्मेल लीक वगैरह आना स्टार्ट हो जाएगी डिकम्पोज की वजह से, है ना। और एक तरीके से हम कह सकते हैं वो बिना काम का हो जाएगा और काम नहीं आएगा, सोइल की फर्टिलिटी वगैरह इंक्रीज नहीं होगी और किसी भी चीज के लिए वो यूजफुल ही नहीं होगा, कहने का मतलब एक तरीके से कचरा हो जाएगा जमा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारे पास में है, गिव एनी टू वे in which non biodegradable substance would affect the environment। तो अगर हम बात करें एयर है, वाटर है, सॉइल पोल्यूशन कर रहे हैं, they may cause bio magnification of food chain and up in humans। बहुत जो है ह्यूमंस की अगर अपन बात करें, ये सारा का सारा जो मैन मेड सब्सटेंस वगैरह की अगर अपन बात करें तो वो कैसे होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल नॉन सब्सटेंस होते हैं। एज इट इज कॉपी कर लीजिए, फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। फटाफट 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 इन क्वेश्चंस के आंसर लिखते जाइए आप लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हो गया ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ओजोन लेयर के बारे में हम लोगों ने जस्ट आज देखा है, व्हाट इज ओजोन एंड हाउ डज इट अफेक्ट एन एनी इकोसिस्टम।
तो ओजोन लेयर के बारे में आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता होगा, इज एन आइसोटॉप ऑफ ऑक्सीजन O3, ठीक है। इट इज मॉलिक्यूल फॉर्म्ड बाय द 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन at the higher level of atmosphere. Ozone perform an essential function. It shield the surface of earth from अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन, जैसा कि हम लोगों ने अभी जस्ट इसके बारे में डिस्कस किया है। और ये क्या है, हमारी स्किन कैंसर वगैरह जैसी बीमारियों के बारे में अपन बात करें, डिजीज के बारे में अपन बात करें, तो हमें कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, हाउ कैन यू हेल्प रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट डिस्पोजल एंड गिव एनी 2 मेथड। तो हम जानते हैं उनकी रिसाइकलिंग वगैरह के लिए, अगर हम जैसे कुल्हड़ वगैरह की अपन बात कर सकते हैं तो उनका हम यूज कर सकते हैं। प्लास्टिक वगैरह जो डिस्पोजल चल रहे हैं तो हम उनकी जगह क्या यूज कर सकते हैं, मिट्टी वगैरह के बर्तन वगैरह हम यूज कर सकते हैं। पेपर वगैरह की जो चीजें हैं जो इजीली रिसाइकल हो जाती हैं उन्हें हम यूज कर सकते हैं, वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। फटाफट से लिख लीजिए, फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। हो गया, चलें आगे, चलिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं अब, वो है हमारे पास, व्हाट विल हैपन इफ वी किल ऑल द ऑर्गेनिज्म इफ वन ट्रॉफिक लेवल। अगर एक ट्रॉफिक लेवल के ऑर्गेनिजम्स को आप उड़ा दो, मार दो, तो होगा क्या, जो फूड चेन है कहीं ना कहीं गड़बड़ा जाएगी। हमें बहुत अच्छी तरीके से पता है कि जो फूड चेन का जो ट्रांसफर हो रहा है वो कैसा होता है, वो होता है यूनी डायरेक्शन। कैसा होता है, यूनी डायरेक्शनल होता है, ठीक है। एक ही डायरेक्शन में जो है एनर्जी का फ्लो हो रहा होता है। अब अगर एक ट्रॉफिक लेवल नहीं रहा तो एनर्जी सप्लाई नहीं होगी, और एनर्जी सप्लाई नहीं होगी तो आगे वाले जितने भी हैं वो निमट जाएंगे। वही चीज बात लिखी हुई है, इफ द हर्बीवोर्स आर किल्ड देन द कार्निवोर्स वुड नॉट एबल टू गेट फूड वुड डाई। हम बात करें कार्निवोर्स किल्ड तो क्या होगा, पॉपुलेशन ऑफ हर्बीवोर्स इंक्रीज एंड अनसस्टेनेबल लेवल। नेक्स्ट हम बात करें, अगर प्रोड्यूसर अगर किल हो गए तो पूरा का पूरा मामला ही निमट जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें इसके बाद में हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, विल द लेवल ऑफ दिस मैग्निफिकेशन द डिफरेंट एट डिफरेंट लेवल ऑफ इकोसिस्टम। जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे आंसर नजर आ रहा होगा कि बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन की अगर हम बात करें ना, इंक्रीज ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल सब्सटेंस लाइक पेस्टिसाइड इन द बॉडी लिविंग ऑर्गेनिज्म एट ईच ट्रॉफिक लेवल ऑफ फूड चेन इज कोल्ड बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। एज इट इज, इसको कॉपी कर लीजिए स्टूडेंट्स, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हो गया, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारे पास में आज का लास्ट क्वेश्चन, वो ये, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट दैट वी जनरेट। अब एक बात बताओ, अगर जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है वो कहीं ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे नहीं कर रहे, बिल्कुल क्रिएट कर रहे हैं। अगर हम बात करें आज के टाइम पे सबसे ज्यादा,
तो प्लास्टिक वगैरह सबसे ज्यादा नुकसान जो हो रहा है वो हमें ही भुगतना हो रहा है। इसके अलावा जो इक्विटिक रीजन में जो एनिमल्स वगैरह रह रहे हैं उनको भी कहीं ना कहीं इन चीजों का सामना करना पड़ रहा है। हम लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता है, मैंने एक बार मुझे पता है कि मैंने अभी लेटेस्ट न्यूज देखी थी जिसमें एक वो था, क्या कहते हैं, कछुआ, ठीक है, और वो समुद्र में रहा करता होगा। तो वो तो चलो ठीक है, वाइल्ड लाइफ वालों की कहीं ना कहीं कैसे न कैसे उनकी नजर उसके ऊपर चली गई, तो वो उस प्लास्टिक के बर्तन में पता नहीं जाने किस तरीके से फंसा हुआ था और कितने टाइम से वो फंसा हुआ था, बस एज इट इज वहां पे बैठा हुआ। तो कहीं ना कहीं इन चीजों का हमें नुकसान मिल रहा है। हम एक तरीके से कहें, जो अगर रिसाइकलिंग नहीं होगी तो क्या होगा, एक तरीके से कचरा ही कचरा जमा हो जाएगा और कचरे के अंदर नई नई जो डिजीज वगैरह हम देख रहे हैं वो पनप रही है। वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, द प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आर, फर्स्ट अगर हम बात करें तो क्वांटिटी ऑफ द नॉन बायोडिग्रेडेबल मैटर इंक्रीज द नेचर बायो मैग्निफिकेशन ऑफ पॉइजन, सब जगह पॉइजन वगैरह की अपन बात कर सकते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट keeps the increase there will not left substance for new organism, सही बात है। नेक्स्ट, the increasing quantity of non biodegradable waste will cause the imbalance of the ecosystem, इकोसिस्टम का कहीं ना कहीं इम्बैलेंस कर रहे हैं, कहने का मतलब उसको कहीं ना कहीं हार्म पहुंचाने का काम कर रहे हैं। एज इट इज को कॉपी कर लीजिए, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है आर एनवायरमेंट वो यहाँ पे खत्म हो चुका है और इसके एनसीईआरटी के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो आप लोगों को क्या करना है, फटाफट से वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। और इसके अलावा किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, अपन उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जो है नेक्स्ट चैप्टर को लेंगे और हमारा जो मैनेजमेंट है, ठीक है, कि हमारे मैनेजर को हम किस तरीके से मैनेजमेंट कर रहे हैं, उसको किस तरीके से प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जा रहा है, उसके बारे में स्टडी करेंगे, ताकि हमारा सिलेबस धीरे धीरे इंक्रीज होता चला जाएगा और फिनिश भी होता चला जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय।